हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 28 फरवरी 2024 के पेपर में इकोनॉमिक्स का पेपर देने वाले हैं, तो आज के इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स का एक वायरल पेपर लेकर आए हुए हैं। आज के इस वीडियो में जो पेपर है इसको हम सोल्यूशन के साथ में यानी पूरा हल करके इसका आंसर हम आप लोगों को देने वाले हैं। ये जो मॉडल पेपर है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड की दृष्टि से। तो अभी से इन सभी पेपर में से बताए गए एक एक प्रश्न आप लोगों को तैयार कर लेना है और अपना 100 में से 100 नंबर बिल्कुल पक्का कर लेना है, क्योंकि 28 फरवरी को आपको इन पेपर में से एक एक प्रश्न देखने को मिल जाएगा। सकते हैं 282 EG अनुक्रमांक यहाँ पर रहेगा, नाम रहेगा, क्योंकि ये पेपर अपने घर पर आप लेकर चले आएंगी। पूर्णांक आपका 100 नंबर का है। 15 मिनट आपका दिया जाता है, 3 घंटा 15 मिनट वही सभी सब्जेक्ट में दिया जाता है। निर्देश को आप लोग क्या है आराम से वीडियो को रोक कर पढ़ लीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बताए गए एक एक निर्देश के हिसाब से आपको प्रश्न का उत्तर देना है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको जानना ये जरूरी है, बहुविकल्पीय प्रश्न आपका कितने पूछा जाता है? 10 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाता है, तो 10 का हमें आंसर देना है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कॉपी इसमें पेपर में, कि फर्स्ट में आपका बहुविकल्पीय प्रश्न से शुरुआत होता है। तो एग्जामिनर का एक प्रकार से खुश करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करना है और इसका आंसर देना है। यहाँ पर देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया है बहुविकल्पीय का? 1 नंबर का है कि निम्नलिखित में, यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय नहीं है? यहाँ पर देखिए विषय जो है वो नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, इन्हीं चारों ऑप्शंस के थ्रू हमें इसका आंसर देना है। इनमें से जो राष्ट्रीय आय हो जाएगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि क्या है, विषय नहीं है व्यष्टि अर्थशास्त्र का राष्ट्रीय आय। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, ये देखिए, मांग की नियम द्वारा किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा तथा इसकी कीमत के बीच व्यक्त किया संबंध कैसा होता है? तो ये जो संबंध होता है बाबू, ये आप लोगों का दूसरे का वी हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा राइट आंसर। यानी दूसरे का जो वी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा इसका राइट आंसर। और इनमें से किसी भी क्वेश्चन का विकल्प आप लोगों को गलत लग रहा है तो कॉमेंट में नहीं तो इंस्टाग्राम पर जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, और ये मॉडल पेपर आप लोग हमारे साथ में भी हल कीजिए। ये पेपर आप लोग चाहते हैं तो टेलीग्राम जो चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसका वीडियो मैं जैसे अपलोड करूँगा PDF भी इसका प्रोवाइड कर दूंगा। इसमें बताए गए एक एक क्वेश्चन को आप लोगों को तैयार कर लेना है। तीसरा क्वेश्चन है, किसी फर्म के औसत लागत वक्र की आकृति होती है अंग्रेजी भाषा के अक्षर, कौन सा वो अंग्रेजी भाषा का अक्षर है? ए आपका U के समान, V C के समान, C S के समान या D L के समान? तो वो U के समान होता है, यानी ए विकल्प बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, यहाँ पर देखिए, फर्म की संतुलन हेतु आवश्यक शर्त होती है, क्या होती है? जो आवश्यक शर्त होती है वो आपका होता है, ये देखिए V हो जाएगा, V सीमांत आय बराबर सीमांत लागत, जो कि फर्म की संतुलन हेतु आवश्यक शर्त होती है। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, यहाँ पर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि संतुलन, यहाँ पर देखिए, संतुलन कीमत में निचली कीमतों पर होती है, क्या होती है निचली कीमतों पर? स्टूडेंट, ये आप लोगों को बताना है। जितने भी स्टूडेंट इस बार इकोनॉमिक्स का पेपर देने वाले हैं आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिएगा। 5वें का V हो जाएगा, अधिमांग हो जाएगा, जो कि संतुलन कीमत में क्या है, निचली कीमतों पर ये होती है। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, यहाँ पर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, ये देखिए क्या है, विश्व व्यापार मंदी किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी? विश्व व्यापार मंदी किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी? तो 6 का A विकल्प राइट आंसर हो जाएगा, 1929 हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, यहाँ पर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय के बढ़ने का अनुमान लगाया जाता है, किसके अनुसार जो अनुमान ये लगाया जाता है वो उत्पादन बढ़ने से, यानी 7 का A विकल्प जो विकल्प है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्पादन के बढ़ने से ये अनुमान लगाया जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ब्याज दर बढ़ने से क्या होता है? ब्याज दर जो बढ़ने से होता बेसिकली है वो मुद्रा की मांग घटती है या घटेगी। ब्याज दर के बढ़ने से जो मुद्रा का मांग है, यहीं पर इसका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। एक एक नंबर का क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, और आपको लग रहा है कि मैं फास्ट बोल रहा हूँ तो वीडियो को रोक कर भी क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए दूसरा ही सेफ आ गया, ये देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि प्रभावी मांग की संकल्पना किसने दी थी? एडम स्मिथ,
मार्शल, जेवी से या किन्स ने। तो 9 का आपका डी हो जाएगा। किन्स ने ये संकल्पना क्या है दिया थे, यानी किन्स जी ने। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए और आखिरी क्वेश्चन है हमारा इसमें से, यानी इकोनॉमिक्स के पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आपका रहेगा। देश की अर्थव्यवस्था का प्रतिबिंब है, कौन वो प्रतिबिंब है, इन चारों विकल्प के थ्रू आपको बताना है। इनमें से जो देश का अर्थव्यवस्था का जो प्रतिबिंब है वो आपका बजट हो जाएगा, यानी बजट के हिसाब से भैया सारी चीज़ें होती हैं। बजट कब पेश किया जाता है ये भी पूछा जाता है आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहाँ से हमारा जो पेपर है हमारा 10 बहुविकल्पीय प्रश्नों तो हमने बता दिया है। अब हमारा यहाँ से सारा खेल अति लघु उत्तरीय का स्टार्ट होता है। 8 आपके इकोनॉमिक्स में अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसका मैंने शुरुआत में ही आप लोगों को बता दिया था कि मैं इसका सोल्यूशन भी यानी पूरा हल करके बताऊंगा, इसका आंसर भी दूंगा। जो प्रश्न बताऊंगा इसका आंसर भी आप लोगों को मिलेगा। ऐसा यूट्यूब पर मैं आपको बता रहा हूँ नहीं मिलेगा, जो यूपी बोर्ड की तैयारी के लिए है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बजट रेखा को परिभाषित कीजिए। बजट रेखा को क्या करना है आपको, परिभाषित करना है। यहाँ पर देखिए इसका आंसर थोड़े बड़े में देना होगा। 3 नंबर का क्वेश्चन है, प्रत्येक प्रश्न आपका 3 नंबर का होता है। उत्तर है बजट रेखा एक सीधी रेखा है जो दो वस्तुओं जैसे ब्रैकेट में देखिए एक्स व वाई के सेट के उन विभिन्न संयोगों को प्रकट करती है जो एक उपभोक्ता अपनी दी हुई आय तथा वस्तुओं की दी गई कीमतों पर खरीद सकता है। इसी कीमत रेखा भी कहते हैं, इसे क्या है कीमत रेखा भी कहते हैं, क्योंकि ये दो वस्तुओं के बीच कीमत अनुपात का प्रकट करती है। यानी जो हमारा प्रश्न पूछा गया कि बजट रेखा को परिभाषित कीजिए, इतना ही आप लोग लिख दीजिएगा, आपका 3 नंबर बिल्कुल कंफर्म है। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, ये देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, किसी फर्म का आगम क्या है। किसी फर्म का आगम क्या है, तो आंसर में देखिए क्या है, किसी कंपनी द्वारा प्राप्त आय उसके व्यवसाय से जो माल बेचने और सेवाओं के बदले उसे प्राप्त होती है उसे फर्म का आगम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, फर्म का आगम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, मैं सारे क्वेश्चंस को करा रहा हूँ, जो भी स्टूडेंट क्या कॉपी में लिख रहे हैं वीडियो को रोक कर यानी वीडियो को स्टॉप करके आराम से लिख लीजिए, फिर वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों का है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग ही तैयार करेंगे, तो सारी चीज़ें आप ही का हुआ ना। तो 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी आगत की कीमत में वृद्धि एक फर्म की पूर्ति वक्र को किस प्रकार प्रभावित करती है, इसके बारे में हमें बताना है। 3 नंबर का एक प्रश्न है, देखिए आगतों की कीमत में वृद्धि से सीमांत लागत वक्र ऊपर की ओर खिसक जाता है, तद अनुसार पूर्ति वक्र ऊपर की ओर या बाईं ओर खिसक जाएगा। तद अनुसार पूर्ति वक्र ऊपर की ओर या बाईं की ओर क्या है, खिसक जाएगा। तो 13 का राइट आंसर ये हो जाएगा, देख सकते हैं एक एक लाइन में इसका आंसर आप लोग दे देंगे, आंसर कंफर्म हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए श्रम के लिए मजदूरी दर का निर्धारण कहाँ होता है। श्रम के लिए जो मजदूरी दर का निर्धारण होता है स्टूडेंट, ये कहाँ पर होता है, ये आप लोगों को बताना है। तो उत्तर देखिए, श्रम के लिए मजदूरी दर का निर्धारण मांग तथा पूर्ति वक्रों के प्रतिच्छेदन बिंदु पर होता है, जहां श्रम की मांग तथा पूर्ति संतुलन में होती है, यानी पूर्ति क्या होती है, वो संतुलन में होती है। तो 14 का राइट आंसर ये हो जाएगा। सारे क्वेश्चंस को मैं करा रहा हूँ। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, यहाँ पर देखिए समस्त अर्थशास्त्र, यहाँ पे समिष्ट अर्थशास्त्र होना चाहिए। यहाँ पर देखिए यहाँ पर समस्त आ चुका है, कंप्यूटराइज में यही गड़बड़ हो जाता है, यहाँ पर समिष्ट होना चाहिए, जिसे यहाँ पर नीचे देख सकते हैं। समिष्ट अर्थशास्त्र के मुख्य मुद्दे व समस्याएं क्या है, इसके बारे में हमें बताना है, यानी जो मुख्य मुद्दे और समस्याएं हैं इसके बारे में बेसिकली हमें बताना है। तो आंसर देखिए, समिष्ट अर्थशास्त्र के मुख्य मुद्दे या समस्याएं इस प्रकार से, यानी कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। सबसे पहला है समृद्धि तथा विकास, दूसरा रोजगार, तीसरा व्यवसाय चक्र, चौथा मुद्रा स्फीति या पांचवा बजट संबंधी घाटा तथा राजकोषीय नीति, 6 ब्याज दरें तथा मौद्रिक नीति। समृद्धि तथा विकास, रोजगार तथा व्यवसाय चक्रों के मुद्दों को समिष्ट अर्थशास्त्र का लक्ष्य माना जाता था। मौद्रिक तथा राजकोषीय नीतियों के मुद्दों को समिष्ट अर्थशास्त्र की नीतियां अथवा उपकरण माना जाता है। यानी जो हमारा प्रश्न पूछा गया था कि समिष्ट अर्थशास्त्र के जो मुख्य मुद्दे व समस्याएं हैं वो यही समस्याएं हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी समस्याएं हैं। वीडियो को रोककर भी आराम से प्रश्नों को लिख लीजिए। 3-3 नंबर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं इसके बारे में बताना है। आंसर देखिए डर्नबर्ग के अनुसार एक वर्ष के दौरान देश के निवासियों द्वारा प्राप्त साधन आय ही राष्ट्रीय आय है। ये घरेलू साधन आय तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का योग होती है। निजी आय एक वर्ष की अवधि में निजी क्षेत्र के सभी कारकों या कारक आय तथा वर्तमान हस्तांतरण भुगतान से प्राप्त कुल आय होती है, जो कि क्या होती है राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, वो यही कहते हैं। देख सकते हैं आप वीडियो को रोककर। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए जो कि अति लघु उत्तरीय का, क्योंकि 8 ही प्रश्न पूछे जाते हैं स्टूडेंट। वैधानिक तरलता अनुपात क्या है? जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट है उनमें सिर्फ 100 नंबर का पूर्णांक होता है, 10 बहुविकल्पीय, 8 आपका अति लघु उत्तरीय, 6 आपका लघु उत्तरीय और 3 आपका 10 नंबर का दीर्घ उत्तरीय या विस्तृत उत्तरीय भी कह सकते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है वैधानिक, यहाँ पर देखिए वैधानिक तरलता अनुपात क्या है, 3 नंबर का प्रश्न है। उत्तर देखिए बैंकिंग नियमानुसार बैंकों को अल्प काल में कुछ कोष तरल के रूप में रखना होता है, इसे वैधानिक, यहाँ पे देखिए इसे वैधानिक तरलता अनुपात या ESLR कहते हैं। तो यानी इसका आंसर हमने दे दिया, यहाँ पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है समग्र मांग से क्या अभिप्राय है? जो समग्र मांग है इससे अभिप्राय क्या हमें बताना है। उत्तर देखिए समग्र ब्रैकेट में देखिए कुल मांग से अभिप्राय एक वर्ष की अवधि में किसी अर्थव्यवस्था में उपभोग, निवेश तथा सरकारी व्यय एवं शुद्ध निर्यातों से है। दूसरे शब्दों में किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए मांग के योग को समय मांग कहा जाता है। समय मांग को कुल व्यय के रूप में माना जाता है। यानी 18 जो हमारा प्रश्न पूछा गया था कि समग्र मांग से क्या अभिप्राय है, वो यही अभिप्राय है। ये देख सकते हैं पूरा इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो 8 प्रश्न हमने अति लघु उत्तरीय की भी बता दिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमारा आ जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न 1। यहाँ पर देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाता है, यहाँ पर 1 नहीं होगा, ये आपके नागरिक शास्त्र में होता है और इसमें भी क्या है 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। 6 प्रश्न 6 नंबर का। तो छकाओ 36 और 8 38 24, 36 24 60 ये हो गया। 30 नंबर का वो आपका हो जाता है। देखिए 36 और 24 60 नंबर तो ये कंप्लीट हो गया अति लघु उत्तरीय। और लघु में 10 नंबर का 30 क्वेश्चन आपका होता है इसका, तो 60 30 90 10 आपका ऑब्जेक्टिव 100 नंबर का पूर्णांक कंप्लीट हो गया। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समिष्ट अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए या भेद बताइए। तो उत्तर देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समिष्ट अर्थशास्त्र का अंतर कुछ इस प्रकार से है या निम्नवत है। ये लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए सबसे पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र। देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक संबंधी अथवा आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे एक व्यक्तिगत फर्म, एक व्यक्तिगत परिवार अथवा एक व्यक्तिगत उपभोक्ता। इसके विपरीत समिष्ट अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक संबंधों अथवा आर्थिक समस्याओं अथवा आर्थिक मुद्दों का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक मुद्दों का क्या है, अध्ययन किया जाता है। उसके बाद में देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र एक व्यक्तिगत फर्म अथवा उद्योग में उत्पादन तथा कीमत के निर्धारण से संबंधित है, जबकि समिष्ट अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के कुल उत्पादन तथा सामान्य कीमत स्तर के निर्धारण से संबंधित है। तो यानी यहाँ पर जो हमारा प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पर देख सकते हैं हमने क्या है, इसमें क्या है 2 पॉइंट बता दिया है। तीसरा पॉइंट देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन की ये धारणा है कि समिष्ट प्रचाल, यहाँ पे देखिए प्रचालन जैसे कुल उत्पादन तथा सामान्य कीमत स्तर स्थिर रहते हैं। दूसरे ओर समिष्ट अर्थशास्त्र के अध्ययन की ये धारणा है कि व्यष्टि प्रचाल, यहाँ पे देखिए प्रचाल जैसे आय संपत्ति का वितरण स्थिर रहते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था कि व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समिष्ट अर्थशास्त्र में अंतर क्या है, वो यही अंतर है, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों की। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा 22 नंबर क्वेश्चन। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। यहाँ पर देखिए एक वस्तु की कीमत और उसकी मांग मात्रा में विपरीत संबंध की व्याख्या कीजिए। 6 नंबर का प्रश्न है। उत्तर देखिए
वस्तु की मांगी गई मात्रा कीमत में वृद्धि से गिनती है और कीमत में कमी से बढ़ती है। इसीलिए एक वस्तु की मांगी गई मात्रा तथा कीमत के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है। इसकी व्याख्या हास्यमान सीमांत उपयोगिता के नियम के रूप में, यहाँ पर देखिए नियम के रूप में की जाती है। इस नियम के अनुसार वस्तु की प्रत्येक अगली इकाई के उपभोग से प्राप्त, यहाँ पर देखिए प्रत्येक अगली इकाई के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता घटती जाती है। यानी यह जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था बहुत ही शॉर्ट में क्वेश्चन है, क्योंकि 50 वर्ड में इसका आंसर बेसिकली देना होता है। 50 वर्ड 100 वर्ड 6 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं सारे क्वेश्चंस को आप लोगों को बता रहा हूँ, आराम से वीडियो को रोक कर भी सारे क्वेश्चंस को आप लोग समझ सकते हैं। मैं आंसर आप लोगों को लग रहा है कि मैं फास्ट बता रहा हूँ, तो 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, अल्पकाल एवं दीर्घकाल में भेद कीजिए। जो अल्पकाल और दीर्घकाल में आपको क्या करना है, भेद करना है। उत्तर देखिए, अल्पकाल में कम से कम एक कारक श्रम अथवा पूंजी में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, अतः वो स्थिर रहता है। निर्गत स्तर में परिवर्तन लाने के लिए फर्म केवल दूसरे कारक में ही परिवर्तन कर सकती है, जो कारक स्थिर कारक कहलाता है, जबकि दूसरा कारक जिसमें फर्म परिवर्तन कर सकती है परिवर्ती कारक कहलाता है। दीर्घकाल में उत्पादन के सभी कारकों में परिवर्तन लाया जा सकता है। एक फर्म निर्गत के विभिन्न स्तरों का उत्पादन करने के लिए दीर्घकाल में दोनों कारकों में साथ साथ परिवर्तन ला सकती है, अतः दीर्घकाल में कोई भी स्थिर कारक नहीं है। तो जो हमारा अल्पकाल या दीर्घकाल में भेद करना था, यानी दोनों में डिफरेंस हमें बताना था, बेसिकली अंतर बताना था, जिस तरह से व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र होता है। समझ में आ गया स्टूडेंट? चलिए देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। चौबीस नंबर क्वेश्चन देखिए, 1929 की महामंदी का वर्णन कीजिए। यानी हमें इसका विस्तार रूप से इसका आंसर देना है कि 1929 की महामंदी क्या है। देखिए उत्तर देखिए क्या है, इतिहास में महामंदी भीषण मंदी, यहाँ पर देखिए इतिहास में महामंदी भीषण मंदी द ग्रेट डिप्रेशन 1929-1939 के नाम से यहाँ पर देखिए नाम से जानी जाने वाली ये घटना एक विश्वव्यापी आर्थिक मंदी थी। इस घटना ने पूरी दुनिया में ऐसा कहर मचाया कि उससे उभरने में कई साल लग गए। विश्व के आधुनिक इतिहास में ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण मंदी थी। इसकी शुरुआत 29 अक्टूबर 1929 को अमेरिका में शेयर बाजार यानी वॉल स्ट्रीट के धराशायी होने के कारण हुई। अधिकतर लोगों द्वारा अपने खर्चों को सीमित कर देने का कारण मांग प्रभावित हुई और बहुत से उद्योग घाटे में आने लगे। इसके कारण श्रमिकों को रोजगार से यानी जो श्रमिक होते थे यानी जो मजदूर, उनको रोजगार से निकाला जाने लगा। अमेरिका में 1929 से 1933 तक बेरोजगारी की दर 3% से बढ़कर 25% हो गई। इस अवधि के दौरान अमेरिका में समस्त निर्गत से लगभग 33% की गिरावट दर्ज हुई। जो निर्गत है लगभग 33% गिरावट दर्ज की गई। जल्द ही महामंदी ब्रिटेन, जर्मनी और भारत सहित विश्व के अन्य भागों में भी फैल गई और इस समयावधि में अधिकांश लोग बेरोजगार और भुखमरी है इसके शिकार थे। लोग बड़ी संख्या में दुकानों के बाहर भोजन के लिए लंबी लंबी कतारों में लगे रहते थे। यानी किस प्रकार से जो महामंदी भैया कहर अपना मचाया था। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पर मैं दिखा दूँ आपको, सीधा डायरेक्ट में क्वेश्चन दिखाऊंगा। ये देखिए विश्वव्यापी, यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन था कि विश्वव्यापी मंदी किस वर्ष प्रारंभ हुई, तो वो आपका 1929 ए राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए हमारा, हमने इसके बारे में बता दिया है कि 1929 की महामंदी का वर्णन 6 नंबर का क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग दे दीजिएगा, बड़े ही आराम से वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, सरकारी बजट का महत्व क्या है। सरकारी बजट का क्या महत्व है ये हमें बताना है। उत्तर देखिए, ये सरकार देखिए कुछ 3 पॉइंट में है। ये सरकार की राजकोषीय नीति, ब्रैकेट में देखिए राजस्व तथा व्यय नीति को प्रतिबिंबित करता है। ये देश के समृद्ध तथा विकास की गति को मार्ग देता है। ये स्पष्ट करता है कि कैसे सरकार देश के संसाधनों के
आवंटन यहाँ पर देखिए आवंटन को प्रभावित करती है। दूसरा है ये प्राथमिक घाटे को प्रतिबिंबित करता है। ये सभी घाटे मिलाकर देश में वित्तीय अनुशासन की मात्रा को बताते हैं। घाटों का उच्च स्तर देश में आर्थिक स्थिरता की ऊंची मात्रा को बताता है। चौथा है सरकारी बजट राजकोषीय नीति का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। अक्सर इसका उपयोग देश में स्फीतिक यहाँ पर देखिए स्फीतिक या अस्फीतिक अंतराल की स्थितियों को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो सरकारी बजट का महत्व क्या है यहाँ पर देख सकते हैं। सरकारी बजट कब पेश होता है भारत में, जैसे जो सरकार जो निर्मला सीतारमण जी इसका एक वो वित्त मंत्री जी है, तो अपना जो बजट पेश करती है वो कब करती है, ये भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हमने जैसा कि आप लोगों को बताया शुरुआत में ही 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, इसके बीच में ही भैया ये पूरा बजट पेश हो जाता है कि साल में क्या क्या हुई, पूरी क्या एक प्रकार से साल की क्या क्या बढ़ोतरी हुई, क्या घाटा हुआ, क्या लाभ हुआ, इसी के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद में देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है हमारा लघु उत्तरीय का। यहाँ पर देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है ये हमें बतानी है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है भूमि तथा पूंजी का निजी स्वामित्व। दूसरा है लाभ अर्जन की एकमात्र उद्देश्य होता है। तीसरा है मांग एवं पूर्ति की बाजार की स्वतंत्र दशाएं। चौथा है सरकार अर्थव्यवस्था में सामाजिक न्याय, विकास तथा स्थिरता का ध्यान रखती है। तो जो 26 नंबर क्वेश्चन था इसका हमने आंसर दे दिया है, देख सकते हैं। यानी टोटल 6 क्वेश्चन पूछा गया था, 21 से लेकर 26 तक हमने सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया हुआ है। तो हमने पूरे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया। बचता है हमारा 10 नंबर का 3 प्रश्न। 10 नंबर का 3 प्रश्न यानी 30 नंबर हमारा कंफर्म हो जाता है इसी में। देखिए तो दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न है 27 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या पूछा गया कि समस्त अर्थशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र का वर्णन कीजिए। 10 नंबर का क्वेश्चन है। समिष्ट जो आपका समिष्ट यहाँ पर होना चाहिए, समस्त आ गया है। समिष्ट अर्थशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र का वर्णन कीजिए। मान लीजिए वो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो ये वाला कर लीजिएगा कि स्थिर, यहाँ पर देखिए कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्तनशील लागत तथा कुल लागत के अर्थ एवं संबंध को स्पष्ट कीजिए। ये वाला कर लीजिए, यानी दोनों में से किसी एक को करना कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद में देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। यहाँ पर देखिए उदासीनता वक्र की सहायता से उपभोक्ता की आय संतुलन की स्थिति को समझाइए। ये भी आप लोगों का 10 नंबर का क्वेश्चन है। मान लीजिए वो नहीं पसंद आ रहा, नहीं आ रहा है तो ये वाला कर लीजिएगा। बजट रेखा क्या है, इसमें परिवर्तन कब होता है, ये वाला कर लीजिएगा। करना आपको 3 ही प्रश्न है, 6 क्वेश्चन दे रहेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन है श्रम बाजार में मजदूरी निर्धारण का सविस्तार समझाइए। नहीं आ रहा तो ये राजस्व घाटा क्या है, पूर्ण रूप से पूरी जानकारी आपको दे देना है। तो टोटल 3 ही क्वेश्चन था दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, सारे का हमने आपको वो बता दिया प्रश्न। इसका आंसर आप लोगों को क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, चाहे जो भी प्रकार का आपने क्वेश्चन बैंक लिया हो, इसका आंसर बड़ा है आराम से मिल जाएगा, यानी आसानी से मिल जाएगा। बस ढूंढिएगा, मेहनत कीजिए स्टूडेंट, मेहनत करेंगे तभी सफल होंगे। और अब तो और आपको मेहनत करना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं हमने सारे मॉडल पेपर को सॉल्यूशन के साथ में बता दिया, सिर्फ हमने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। उसका आंसर क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। हमने कुछ का आंसर अपने वीडियोज में कवर भी किया हुआ है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में स्टूडेंट यहीं तक था। जो हमारा अर्थशास्त्र का पूरा पेपर था हमने सॉल्यूशन के साथ में बता दिया है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बता दिया है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें बताए गए एक एक क्वेश्चंस को आप लोग तैयार कर लीजिएगा और पेपर में आएगा। आप लोगों ने हमारा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक वाला वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा, उससे भी क्वेश्चंस आपके 28 फरवरी के पेपर में देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।